मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पहला क्वेश्चन, इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। लेवल ऑफ इनकम अगर इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम अगर इंक्रीज होगा तो ये हमेशा क्या करेगा, लेवल ऑफ कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर देगा। स्टेटमेंट 1 है ये, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूं अभी, बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखते रहिएगा। एमपीसी और एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। अब यहां पर एक वर्ड आया है, वो बहुत बार आया है ऑलवेज, और यहां भी आया है ऑलवेज। जैसे ही ऑलवेज वर्ड आपको दिखे, जैसा कि आपको अभी दिख रहा है यहां पर स्क्रीन पर, जैसे ही ऑलवेज वर्ड दिखे आप उस बात को नकार देना, क्योंकि इन द डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स देयर इज नो वर्ड लाइक ऑलवेज एंड नेवर। ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों का कोई जगह नहीं है इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वर्ड ऑलवेज आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे हमको डी पर स्टेटमेंट पर आंसर पे लगा देना, क्योंकि दोनों में ही ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है। ऑलवेज कभी होते ही नहीं है इसमें, ऑलवेज और नेवर जैसी कोई चीज इकोनॉमिक्स में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट इक्वेशन हमको यहां से देखनी है, तो करेक्ट इक्वेशन क्या है तो हम देखेंगे यहां पर। इसके लिए आपको याद होना चाहिए गोल्डन रूल्स। अगर आपको गोल्डन रूल्स आते हैं, ये आंसर आपको फटाफट से आ जाएगा। तो गोल्डन रूल्स क्या है, एक बार हम झट से रिवाइज कर लेते हैं। गोल्डन रूल्स है कि अगर हमें ग्रॉस से अगर हमको कहां पर जाना है, नेट पर जाना है, तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल क्या है हमारा, डोमेस्टिक से हमको अगर नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और MP से FC पर जाने के लिए, MP से FC पर जाने के लिए यहाँ पर जगह मेरे पास थोड़ी कम रहती है, तो MP से FC पर जाने के लिए, FC से MP पर आने के लिए हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूज करते हैं और वो हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन कौन सी वाली सही है। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, GDP MP NNP FC मैं अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, तो डेप्रिसिएशन में क्या है, ग्रॉस से नेट पे पहुंचते हैं, तो यहां से नेट से ग्रॉस पर पहुंच रहे हैं हम, और FC और MP भी अलग अलग हैं। तो ये इक्वेशन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो NIT भी यूज होना था इस इक्वेशन में, NIT भी यूज होना था, और दूसरा डेप्रिसिएशन भी यूज होना था। और डेप्रिसिएशन प्लस नेट में आपने डेप्रिसिएशन को प्लस करके ग्रॉस पर तो ले गए, लेकिन MP और FC NIT नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, NDPFC इज इक्वल्स टू NNPFC। NNPFC में से अगर NIT प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर FC से MP होना था, ये भी गलत, ठीक है। गोल्डन रूल आते हैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। फिर आ जाता है हमारा अगला ऑप्शन, दैट इज C, GNPMP। GNPMP से हमें GDPMP में अगर हम NFIA ऐड कर देंगे, मतलब NFIA को ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंच जा रहे हैं हम। MP इधर भी है, ग्रॉस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये इक्वेशन मुझे सही लग रही है और यही इक्वेशन हमारा आंसर है, ठीक है। इसका आंसर हो गया C, ठीक है। इस प्रकार से आपको गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए। ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन, MP और FC के बीच में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में NFIA। कैसे ही गोल्डन रूल्स वर्क करते हैं ये आपको एक बार देख करके जाना पड़ेगा। अब अगला आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो कि
एक भाभी जी घर पे, आपने वो सीरियल देखा होगा, उसमें विभूति नारायण मिश्रा रहता है। वैसे वाले लोग जो कि इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पर कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड होना चाहता है, जो कुछ काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो पहली चीज तो ये तो सही बात है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इसी को बोलते हैं। फिर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट पर सभी विलिंग लोग और जो कैपेबल लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं है, उन्हें काम मिल रहा है। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया किसका, भाभी जी घर पे एक ड्रामा आता था, एक सीरियल आता था, और उसमें विभूति नारायण मिश्रा करके एक कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर जो था वो विलिंग भी था, विलिंगनेस उसके अंदर नहीं थी, लेकिन वो कैपेबिलिटी रखता था, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी काम करने की, राइट। तो यहां पर भी वो क्या बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में तो वो बोल रहे हैं कि भाई विलिंगली और एबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कैपेबल लोगों को और जो काम करना चाहते हैं, तो विभूति नारायण मिश्रा जैसे लोगों को हम यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रिवेलिंग वेज रेट पर उन्हें काम मिल रहा है और वो काम करने के लायक हैं। अब वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन सही हैं और इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार 9th जून 2023 देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ ₹309 करोड़ ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने सेल कर दिया, अपनी सिक्योरिटीज बेच दी और पैसे लेकर के चले गए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगी तो, कि हमें ये देखना है यहाँ पर, ये डेबिट क्रेडिट वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको ये देखना है कि पैसा बाहर जा रहा है कि पैसा अंदर आ रहा है। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई सिक्योरिटी बेचेंगे तो पैसा देश के बाहर जाएगा या फिर पैसा देश में आएगा, तो ऑब्वियसली पैसा देश से बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर करंट अकाउंट में जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका बड़ा सीधा सरल आंसर है कि क्या ये असेट है या ये लायबिलिटी है। अगर तो ये असेट या लायबिलिटी है तो फिर असेट लायबिलिटी अगर है तो फिर ये चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चले जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। और अगर असेट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है तो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? वो चले जाएंगी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। असेट लायबिलिटी के अलावा जितनी भी चीजें सब चले जाएंगी करंट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये FIIs का जो पैसा है ये क्या हो गया? असेट हो गया, और इसको बेच करके वो जा रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, और इसका मतलब आंसर हमारा होना चाहिए डेबिट और कैपिटल, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को डेबिट और क्रेडिट में। बहुत ध्यान से एक बार और सुन लो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब आउटफ्लो समझ लो और क्रेडिट मतलब इनफ्लो समझ लो। यहाँ पे अकाउंट्स में अलग अलग रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है देश से, तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अच्छा, अब कैपिटल है या करंट है, इसका भी बड़ा आसान है। अगर असेट लायबिलिटी, अगर हम बोरो करके ला रहे हैं पैसा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर हम असेट को बेच रहे हैं और बेचने के बाद पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन अगर हम असेट को कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच करके जा रहा है तो पैसा बाहर जाएगा, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है ये, और ये क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो रेगुलर बेसिस पर पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन अपने जो मैंने कल करवाया था उसमें भी था, और जो आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें भी सेम क्वेश्चन है। 2025 वाले पेपर में भी आया था, 2024 वाले पेपर में भी है। उसके बाद में आप बोल रहा है वो 5th क्वेश्चन में कि हमको इनकरेक्ट फीचर्स
जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई, तो वो बोल रहा है इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मनी है पॉइंट ऑफ टाइम पर। डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। अब फिर से वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि भाई साहब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई वर्ड क्या नहीं होता है, ऑलवेज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में कभी भी ऑलवेज जैसा वर्ड नहीं होता है, नेवर जैसा वर्ड नहीं होता है। और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आंसर अपना वही है, इनकरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर कीनेसियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख करके आपको समझाता हूँ। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। ये सी बार क्या होता है, तो सी बार जो है वो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब ये दोनों तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड कंजम्पशन, तो ये दोनों तो चलेगा, ये ऑप्शन ही खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब हमारे 50-50 लाइफलाइन मिल गई इसमें, अगर हमको ये कंजम्पशन फंक्शन पता था तो। ये क्या होता है, ये व्यक्ति अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब उसकी इनकम कैसी है, वो किस तरीके का उसका कंजम्पशन पैटर्न है, वो डिसाइड करता है कि कितना कंजम्पशन और करेगा। और ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इनकम अगर जीरो भी रहेगी तो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। और ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बाद इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये जो बी है दिस इज MPC, ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि हमारा कंजम्पशन करने का पैटर्न क्या है, हम किस तरह से कंज्यूम करते हैं। हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कितना कंज्यूम करते हैं, हमारी इनकम कम होती है तो हम कितना कंज्यूम करते हैं, तो ये वो सब चीज़ें बताता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो हमारा अब आंसर हो गया यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है, 6th का। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, अगर किसी को कंजम्पशन फंक्शन पता है तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कंजम्पशन फंक्शन याद करके जाना। अगला क्वेश्चन आ गया मिसिंग फिगर्स निकालने का, ये थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगा था उस टाइम पर, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। डिपॉजिट का 80%, मतलब 5000 का 80% निकालोगे तो 4000 आ जाएगा, और रिजर्व्स में रखना है 20%। तो अगर 5000 में से 4000 80% अगर आप लोन दे दोगे तो आपने 20% क्या रखा है, रिजर्व। 5 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना जाएगा, ये 1000, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना है कि पहले नंबर पर ये लिखा है फर्स्ट नंबर, तो अल्टरनेटिव्स ये दिए हुए हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन पहली चीज 1000 वाला आएगा, तो अपना ये वाला जो आंसर है ये तो हट गया। ऐसे सॉल्व करना है MCQ को, है ना। अप्रोच हमारी कैसी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर सही होने वाला है कि नहीं। अब हमारे पास में 3 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, अभी तक 4 में से चूज करना था, अब 3 में से ही चूज करना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये निकालो, ये क्या है। अब अगर सेकंड वाला क्या होगा, तो इसका 80%, मतलब सीधा सीधी बात है 4000 को मल्टीप्लाई कर दो 80/100 से, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 3200। अब आपको ये दोनों निकालने की जरूरत है क्या, तो गधों जैसे काम नहीं करना है। ये यहाँ पर देखो कि 3200 रुपये दिख रहा है क्या कोई दूसरा वाला, ठीक है। तो 3200 कहाँ पर दिख रहा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है, इसको लगाओ टिक और आगे बढ़ो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, अरे यहाँ पर जब निकल गया है तो फिर क्यों निकालना है ना। तो थोड़ा दिमाग को तेज चलाना है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सरप्लस ऑफ BOP रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ। तो BOP में हमेशा हम देखते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस BOP में आते हैं, और इसीलिए हमारा ये जो है करंट पेमेंट और ये सब हट जाएगा, ठीक है। अब 2 ही बचे, ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट, ऑटोनॉमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। तो
सरप्लस कब होगा? सरप्लस मतलब कुछ चीज का ज्यादा होना। तो कब ज्यादा होगा सरप्लस? मतलब ज्यादा कब होगा? जब रिसिप्ट ज्यादा रहेंगी पेमेंट से। तो ये आंसर आ गया डी। ये कितना आसान था, दिखने में शब्दों में ऐसा भारीपन लग रहा है लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन था ये। अब आ गया सपोज हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में C इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 प्लस 0.75y। अब ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भारी क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब भी मैंने बताया कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू C बार प्लस BY एंड B इज इक्वल्स टू MPC। ठीक है, B क्या होता है? MPC। निकालना क्या है? मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कल वाला जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी हमने किया था, K इज इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, तो MPC अगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर MPC दिया हुआ है 0.75, तो मैंने बताया था 1 में से माइनस कर देना, बचा वाला क्या जाएगा? MPS 0.25 आ गया MPS। ठीक है, तो MPS इज इक्वल टू 0.25, तो 1/0.25 आंसर आ गया आपका 4। तो इसका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 का B, दैट इज 4। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, एमपीसी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस फॉर्मूले के हिसाब से, कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से C बार प्लस बी वाई, बी इज एमपीसी। एमपीसी क्या दिया हुआ है इसमें? 100 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.75 वाई। तो 0.75 वाई में हमने देखा कि 0.75 इज योर एमपीसी, तो एमपीएस क्या हो जाएगा? 0.25। जब एमपीएस 0.25 हो गया, हमने फॉर्मूले में रखा K इज इक्वल टू 1/MPS, तो हमारा आ गया 1/0.25, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हो गया आसान। उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इमेजिनरी इकोनॉमी है, फेवरेबल बैलेंस है 500 CR का। द वैल्यूज ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर फेवरेबल है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की सिचुएशन होगी। ठीक है, और फेवरेबल है, ये बोल रहा है 500 करोड़ का BOT है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर दिया हुआ है 1200, ओ सॉरी, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट दिया हुआ है 1200। ठीक है, और इंपोर्ट तो पता ही नहीं है आपको कितना है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 700। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो ये हो गया मैक्रो का पूरा पोर्शन खत्म। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 मार्क्स का जब ये सब आएगा, तो आपको 2 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो 40 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पूरे पेपर को, इस पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ करके किए, तब भी हमको लगभग 18 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर हम फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व, तो हमको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और हमारे पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रिलेटिवली थोड़ा सा इजी, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आता है। The excessive regulations of permit license Raj prevented certain private firms from becoming fairly competitive. Excessive regulations of permit license Raj ने रोक दिया कुछ प्राइवेट फर्म्स को कि वो कॉम्पिटिटिव बन सके। ठीक है, सही बात है ये तो। अगली चीज क्या बोल रहा है? प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ अमाउंट्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस रादर देन ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की बजाय उनका पैसा पूरा चले जाता था काय में? लाइसेंस लेने में, करप्शन में। तो ये दोनों ही रीजन और ये सब कुछ सही है, और इसलिए आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। अब आ जाते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। 1970 में पाकिस्तान नेशनलाइज किया था किसको? कौन सी इंडस्ट्री को? तो ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये हर एक बच्चा जनरली पढ़ करके नहीं जाता है, इस पे ध्यान नहीं रहता है, तो उसको ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ सकता है, पूछ सकते हैं, वो कैपिटल गुड्स इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलप किया गया, ये जैसे कि रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ। और रियल मोटिव क्या था उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का? कि वो ब्रिटिश इंटरेस्ट में हो। और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ये थोड़ा सा और
टिपिकल हम बोल सकते हैं इसको। तो एक चीज मैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बता दे रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना कि प्रोडक्शन कभी भी एग्रीकल्चर मार्केट का पार्ट नहीं होता है। और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे आपको प्रोडक्शन कहीं पर भी, प्रोडक्शन वर्ड, तो वो वाला हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, वो वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। और इसलिए ये भी एक ट्रिक है कि हमको बस क्वेश्चन को ज़्यादा घबराना नहीं है देख करके, बस देखना है प्रोडक्शन वर्ड आ रहा है क्या और उसको फटाफट से टिक कर देना है, ठीक है। प्रोडक्शन वर्ड एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम बनाना चाह रहा था WTO और यूनिलेटरली प्लेस्ड आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस बाय मेंबर नेशंस, ठीक है, या असर्शन ए इसने दिया है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि तो भाई रूल बेस्ड ट्रेडिंग तो इन्होंने करी थी, ये तो सही बात है। उसके बाद में इंपेरेटिव टू एनलार्ज वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर कि ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि दोनों ही सही है। जब दोनों सही होते हैं तो ये वाले और जो ऑप्शन है हमारे ये हट जाते हैं, सी और डी। अब हमारे पास बचा है ए और बी। तो रीज़न को हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन माने या नहीं माने, तो आपको यहाँ पर मैं रीजनिंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने बिजनेस स्टडीज में हर दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। तो क्या WTO का कुछ अलग कुछ इसमें है क्या कि WTO इसीलिए बनाया गया ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, है ना। तो इसीलिए सिर्फ यही रीजन नहीं है इसको बनाने का, और इस वजह से आंसर हो जाता है हमारा बी। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके का है कि आंसर इसका ए बी, कोई अगर अच्छी रीजनिंग दे तो वो ए बी लिख सकता है। अगला क्वेश्चन 23, बस 2-3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया ताकि वो एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बना सके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने से एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए क्योंकि चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अपने सिटीजन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, बट रीजन जो है वो थोड़ा सा उसके हिसाब से नहीं है जो असर्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से। अगर हम वर्ड यूज करते हैं कि बिकॉज, तो फिर वो दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी वापस से इनकरेक्ट वाला हमको ढूंढना है। इनकरेक्ट कौन सा है, तो बोल रहा है कि फॉलोइंग अल्टरनेटिव टू मेक मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट बनाना मार्केटिंग सिस्टम को। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है, ये रेगुलेट क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके। तो बोल रहा है कि इसको एफिशिएंट बनाना सही है। ये डिस्करेज वर्ड आ गया। डिस्करेज करना, किसी चीज को डिस्करेज करना किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक जगह और वर्ड आ गया डिस्करेज, तो सेकंड और थर्ड में डिस्करेज आ गया। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, तो थर्ड और फोर्थ मतलब आंसर हो गया डी, ठीक है। तो कोई भी मतलब साधारण सा बच्चा भी कोई अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाता ना, ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने थे, ये देख लेना था कि भाई किसी को डिस्करेज करना किसी का मोटिव कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये आंसर हो गया आपका। 25वां वाला क्वेश्चन, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, मतलब 50-50 लाइफलाइन आपको ऐसी मिल गई। और पाकिस्तान में कब आया था, तो 1978 में आया था या 88 में आया था। तो 78 में किसका आया था, चाइना का आया था। तो अगर ये क्वेश्चन को बदल दें, इधर उधर अल्टी पल्टी कुछ कर दें और पाकिस्तान की जगह चाइना लिख दें, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। और पाकिस्तान लिख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, क्योंकि इंडिया का हुआ था 1991 में, 88 में हुआ था पाकिस्तान का, और चाइना का हुआ था 1978 में। अब आ गए आखिरी के 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, और हमने लगभग बहुत अच्छे से समझते हुए देखते हुए हमने 20 से 25 मिनट में कर लिया। 40 मिनट थे आपके पास में, अभी भी हमारे पास में लगभग 15 मिनट बचे हुए हैं इसको करने के लिए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क
आर नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग work from prospective employers. They express their willingness ability to work under the prevailing conditions of work and remuneration. ठीक है, तो भाई NSSO ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि लोग, अभी मैंने ऊपर ही बताया इसके बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग है और काम के लिए वो अवेलेबल भी है, वो खुद भी अवेलेबल है काम करने के लिए और वो चाहते भी हैं काम करना और वो कैपेबल भी है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो खुद से ही नहीं कर रहे हैं काम, उनकी विलिंगनेस ही नहीं है काम करने की, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है या तो उनके पास काम करने की, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मैसिव प्रॉब्लम है पॉपुलेटेड कंट्री की। तो सही बात है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक जगह जहां पर कि कम लोगों की ज़रूरत है, कम लोगों में काम हो सकता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग इंगेज्ड हो रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी वर्किंग को हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए हम इसको फटाफट से सी पे टिक लगा देंगे। अब मैंने लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप याद रख लेना G20, G7, सार्क वगैरह के देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा बूस्टर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन उसको देख लेना अच्छे से, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी G20 का मेंबर कौन सा देश नहीं है, तो बांग्लादेश, इस क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन पेपर बनाया होगा तो G20 का जो नेशन था बांग्लादेश उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, 27th में। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो वो करंट सिचुएशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई G20 में कौन कौन है। ये थोड़ा सा हम वीडियो लंबा हो रहा है, बट इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस। ठीक है, G20 बना लिया, G7 बना लिया, फिर भी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। 165 168 बच्चों को मार दिया, फिर बोल दिया गलती हो गई। तो क्या मतलब का है ये सब G20, G7 और ये सब बना करके, बट स्टिल क्या ही कह सकते हैं इन लोगों को। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये G7 के मेंबर्स हैं, जापान, यूके, यूएस। ठीक है, फिर ब्रिक्स में हम लोग आ जाते हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट। और ये क्वेश्चन एक बार हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि इंडिया होल्ड्स द ब्रिक्स चेयरशिप इन 2026। ठीक है, तो ब्रिक्स की चेयरशिप हमने इस बार 2026 में होल्ड करी है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जा सकता है, इजिप्ट वगैरह को, ईरान वगैरह को इसमें ज्वाइन करवाया गया था 2023 में। ठीक है, और सार्क नेशंस जो हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, साउथ एशिया। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये सब क्या है, सार्क नेशंस है। तो इनके सबके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ये लोग जाते हैं, चाय समोसा चटनी खाते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ना एनवायरनमेंट पे कुछ होता है, युद्ध लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। एनवायरनमेंट की पूरी पॉट लगा कर के रखी है इन लोगों ने, और नेता बने हुए घूमते हैं बड़े बड़े। खैर, आप लोगों का 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने करवा दिया। अब हम कोशिश करेंगे 2023 का पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तब तक के लिए थैंक यू।